आगे के टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक्स जो है वो है कि आखिर फेडरेशन जो है कितने तरह का होता है। ठीक है, तो ऐसे आप जान लीजिए कि फेडरेशन दो तरह के होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी देश में संघीय व्यवस्था जो होती है वो दो प्रकार की होते हैं, यानी हर देश में अलग अलग होता है। अब जो है वो कोई भी देश किस तरीके का संघीय व्यवस्था अपनाता है ये निर्भर करता है उस देश के ऐतिहासिक परिशिष्ट के ऊपर, ऐतिहासिक संदर्भ के ऊपर कि आखिर किस कंडीशंस में क्या परिशिष्ट थे, क्या उस समय की सिचुएशंस थे जिसके तहत उस देश ने इस तरह की संघीय व्यवस्था को अपनाया। तो हम आज जानेंगे दो फेडरेशंस के बारे में, यानी फेडरेशंस दो ही तरह के होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। तो आइए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो फेडरेशन में क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, तो आप क्या बताएंगे? फेडरलिज्म इट इज अ सिस्टम इन व्हिच व्हाट हैपेंस दैट the powers are distributed into various constituent units, okay, that is central government and state government। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में ताकतों का विभाजन है, पावर का सेपरेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है? कमिंग, देखिए मैं यहाँ हूँ, समझिए इसको। I am here only. What is happening that some persons are coming and joining me. Okay, some persons are coming and joining me. Okay, this is called coming together. So here what is the meaning of coming together? Coming together federation का मतलब क्या होता है कि आपको कोई एक, ठीक है, एक बड़ा देश है, उस देश के साथ क्या हो रहा है, छोटे छोटे देश जो है वो उसको ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? किसी बड़ी कंट्री के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए क्या है ना कि छोटे छोटे जो कंट्रीज जो हैं उनको इस बात का डर रहता है कि भाई कहीं किसी बड़े कंट्री ने अगर हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो वो हमारे इलाके को कब्जा कर लेंगे, वो हमें कॉलोनाइज कर लेंगे। तो इतनी लंबी लड़ाइयों के बाद जो हमें जो आज़ादी जो मिली है, कहीं हमारी आज़ादी नष्ट न हो जाए, खत्म न हो जाए, तो इसलिए क्या करेंगे हम किसी बड़े कंट्री को या किसी जो पावरफुल कंट्री को हम क्या करें? ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा कि हमारी आइडेंटिटी बनी रहेगी, हमारी पहचान बनी रहेगी, हमारी सॉवरेनिटी मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ क्या होगा, हमें खुद ऑटोनॉमस पावर अपना मिलेगा शासन करने के लिए। मीन्स दैट आई एम जस्ट गोइंग to the bigger country, I am just going towards where? Towards the bigger country. Why? For joining it, okay, for pooling the sovereignty, identity and protecting the culture, okay। मतलब ये कि हम बड़े कंट्री को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, अपने लैंड बॉर्डर्स जो है यानी हमारी जो सीमाएं हैं, ठीक है, उसको क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए कोई अगर बाहरी देश अगर उसके ऊपर अगर दूसरा देश उसके ऊपर अगर अटैक करता है या उसको कॉलोनाइज कर लेता है तो क्या होगा कि उस कंडीशन में उसकी सॉवरेनिटी भी खत्म हो गई, उसके कल्चर को भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसकी पहचान पर भी असर पड़ेगा। लेकिन फेडरेशन में आने से क्या होगा? इन सभी चीज़ों की रक्षा होगी। बड़ी कंट्री जो होगी वो उन्हें उतना ही अधिकार देगा जितना कि और अन्य जो है फेडरेशन में और अन्य जो है स्टेट्स को दिया गया है। ठीक है, देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है? द इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी जो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र जो स्टेट्स जो हैं, ठीक है, स्टेट्स कहिए या प्रोविंस भी कह सकते हैं। अगर अपने देश की अगर बात करें तो हमारे देश में आज़ादी के समय करीबन 565 प्रोविंसेस थे, 565 राजवाड़े थे और यही राजवाड़े जो है प्रोविंस और ये रियासतें जो है यही रियासतें क्या हुई थी? भारत में विलीन होकर एक भारत का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो द इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी स्वतंत्र जो स्टेट्स जो है, स्टेट्स यानी आप इसको जैसा मैंने बताया या प्रोविंसेस समझिए, ठीक है, या फिर आप एक छोटा कंट्री समझ लीजिए। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या कर रहे हैं ना? कमिंग टुगेदर, यानी छोटे छोटे देश जो है ना वो क्या कर रहे हैं? वो एक साथ आ रहे हैं। छोटे छोटे देश क्या हो रहे हैं कि मान लीजिए कि ये क्या है? एक बिगर कंट्री है, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये है आपको यूएसए, ठीक है, यूएसए। पहले यूएसए नहीं था, पहले सिर्फ अमेरिका था,
पावरफुल हुआ वो कारण अलग है, क्योंकि सबसे पहले औद्योगिकरण जो है यहीं पर आया, ठीक है, और औद्योगिकरण के कारण ही पूरे विश्व में इसका वर्चस्व बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए पहले अमेरिका था, अमेरिका के साथ क्या हुआ, कुछ छोटे छोटे आपको जो है स्मॉलर जो है यूनिट्स जो है यानी स्टेट्स जो है आकर जुड़ते चले गए, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे जो स्टेट्स जो ज्वाइन जो कर रहे हैं ना, ये छोटे छोटे स्टेट्स जो अमेरिका को ज्वाइन कर रहे हैं, यही क्या बना रहे हैं इसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। पहले अमेरिका था, लेकिन अब क्या हुआ, ये स्मॉलर स्टेट्स जो है जब इसको ज्वाइन किए ना, तो क्या हुआ कि ये यूएसए बन गया। तो क्यों ज्वाइन किए, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि भाई अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपने सीमा क्षेत्र को, अपने जो है लैंड जो एरियाज जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, किसी बड़े कंट्री के साथ वो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने हैं, 10। तो ये मान लीजिए 10 छोटे छोटे स्टेट्स जो ज्वाइन जो किए हैं किसको, अमेरिका को, ठीक है। तो इन सभी के पास क्या होगा, अपना ऑटोनोमस पावर होगा, खुद ही का अपना शासन करने का इनके पास अधिकार होगा, खुद को जो है यानी खुद जो है ये अपने आप कुछ अपने इलाके को ये शासन करेंगे, और सबके पास क्या होगा, सबके पास इक्वल पावर होगा, सबके पास क्या होगा, बराबर अधिकार होंगे। ऐसा नहीं हुआ कि किसी के पास ज्यादा होगा और किसी के पास कम होगा, ऐसा नहीं होगा, सबके पास क्या होगा, बराबर अधिकार होंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। अब देखिए एक बड़ा इकाई बन गया, पहले एक था, अब ये क्या हो गया, एक बड़ा सा चेन बन गया, ठीक है। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, यूजुअली हैव इक्वल पावर, सबके पास अक्सर क्या होते हैं, यहाँ पर सबके पास बराबर अधिकार है, और हर जगह क्या होते हैं, मेयर होते हैं, हर एरियाज के क्या होते हैं, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में अक्सर क्या होते हैं, मेयर होते हैं, और वही मेयर क्या करते हैं, गवर्न करते हैं अपने स्टेट को, ठीक है, यानी अपनी जो है स्टेट्स को वो गवर्न करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर सबके पास अपना ऑटोनोमस पावर है, लेकिन फिर भी एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि हम मान लीजिए कि अमेरिका के साथ ये सब आए, सबके सबको जो है बराबर का अधिकार तो है, लेकिन यहाँ पर जो है अमेरिका के ही जो है आपको जो है ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रभावशाली होगा, उसके जो है आपको जो नियमों को जो है इनको मानना होगा। यानी समझौते के तहत ये क्या है, सामने आए हैं, यानी एक समझौते के तहत ये सब एकजुट हुए हैं, ठीक है। यानी ये सारे जो है आपको स्टेट्स जो है वो कहीं ना कहीं एक समझौते के तहत अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें इनकी जो अपनी इंटरेस्ट भी है और अमेरिका की अभी अपनी इंटरेस्ट होती है। यानी जिस यूनिट को ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसको जो है दरकिनार करके उसकी बातों को नहीं मानकर ये रूल करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इनके लिए अब क्या होगा, जब इसको ज्वाइन कर लिए तो ये एक बच्चे, कुछ बच्चे के क्वेश्चंस माइंड में होते हैं कि सर क्या इसका अपना फ्लैग था तो वो फ्लैग रहेगा, नहीं, इनको अब सिर्फ जब ये अमेरिका को ज्वाइन कर लिए, ठीक है। आप एक मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच में देखिए अगर एक कोई प्लेयर है, ठीक है, वो प्लेयर अगर मान लीजिए आप लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो एक प्लेयर निकल कर दूसरे की टीम में चला गया, नहीं हम अब आप के साथ नहीं खेलेंगे, हम उस टीम के साथ खेलें, तो उस टीम में वो जब वो चला गया तो उस टीम का जीतना, उस टीम को जो है जिताना और जो है या उस टीम के लिए ही काम करना उसका अब धर्म है। तो वैसे यहाँ पर ये जो लोग भी ज्वाइन किए उनको क्या करना है, अमेरिका के लिए ही जीना है, अमेरिका के लिए ही मरना है, ठीक है। अपनी इनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहेगी, रहना है, आराम से रहेंगे, पीसफुली हार्मोनी वे में रहेंगे, और सबको जैसा मैंने बताया यहाँ पर क्या है, सबको इक्वल पावर दिया गया है, ठीक है। और सब इसी को लेकर क्या है, सबको जब बराबर पावर जब दिया गया है, इक्वल पावर दिया गया, तो ये फेडरल गवर्नमेंट जो हो गई वो क्या हो गई, मजबूत हो गई, स्ट्रांग हो गई, ठीक है। तो कौन है भाई, तो इसके एग्जांपल्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। कमिंग टुगेदर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इट इज अ टाइप ऑफ फेडरेशन इन व्हिच स्मॉलर स्टेट्स जॉइन द बिगर यूनिट एंड दे फॉर्म अ बिगर, ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स व्हाट आर दे आर डूइंग, ठीक है, दे आर जस्ट जॉइनिंग अ बिगर यूनिट and they are forming a strong federal government, okay. Here everyone is having what, equal power, okay. Now holding together federation, देखिए holding, मान लीजिए हमने अगर कुछ किसी चीज को होल्ड किया है, ठीक है, मान लीजिए कुछ अगर सपोज
सपोज दैट हमने क्या किया कि बाजार से जो है 5 kg जो है पोटैटो खरीदा और उस पोटैटो के थैली को मैंने ऐसे होल्ड किया है, ठीक है। तो जब ये इस तरीके से मैंने होल्ड किया है तो इसमें क्या है, बहुत सारे पोटैटो मिलकर वो 5 kg हुए हैं ना। तो वैसे ही समझिए कि होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि एक बड़ा कंट्री, भारत जैसा एक जो है बड़ा देश, जो कि क्या है कि बहुत सारे रियासतों में पहले बटा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आज़ादी के बाद हमने क्या किया, सभी रियासतें जो है वो भारत के साथ जुड़ गई, ठीक है। यानी 1947 में जब हमें आज़ादी मिला तो आज़ादी के बाद क्या हुआ, सभी रियासतें जो है ऑलमोस्ट वो भारत के साथ जुड़ गई, ठीक है। और हमने क्या किया, भारत वो तो था, भारत कहीं वो सारे इलाके हैं, लेकिन क्या है कि हमने क्या किया था कि भाई आज़ादी के बाद सभी रियासतों को एकजुट कर हमने क्या किया, स्टेट्स के तौर पर उसको बांट दिया। स्टेट्स के तौर पे हमने क्यों बांटा, तो फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी सही तरीके से नियम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, राज्यों के तौर पर जो है इलाकों को बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि एक लार्ज कंट्री, एक बड़ा देश, तो भारत क्या है, एक बड़ा देश है, डिसाइड्स या फैसला लेता है क्या, टू डिवाइड इट्स पावर, कि अपने पावर को हम क्या करेंगे, बांटेंगे, किसमें भाई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, यानी जिन जिन राज्यों के साथ मिलकर जो है वो एक संघ बना है, तो सभी राज्यों को क्या करेगा, पावर को बांटेगा। एंड नेशनल गवर्नमेंट, तो पावर किसके किसके बीच में बांटा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट है। इंडिया को एक बात जान लीजिए, इंडिया को क्वासी फेडरल कहा जाता है, पूर्ण तौर पे इंडिया को फेडरल कंट्री नहीं कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों फीचर्स मौजूद है। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, ठीक है। भारत को क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत को एक फेडरल कंट्री नहीं कहा गया है। क्यों, क्योंकि फेडरल कंट्री के जो है पॉलिसीज को तो अपनाते हैं, फेडरलिज्म के पॉलिसीज को हमने अपनाया है, ठीक है, लेकिन पूर्ण तौर पर हम क्या है, फेडरल कंट्री नहीं है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि फेडरल कंट्री में क्या होता है कि ये सब, मान लीजिए कि यहाँ पर फेडरल कंट्री में आप देखिए कि क्या होता है फेडरेशन में, ये सब तो ज्वाइंट किए हुए हैं, सब ज्वाइंट किए हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे को, सबको यहाँ पर क्या है, बराबर का अधिकार है। लेकिन हमने क्या किया, सबको होल्ड किया है। यहाँ पर ये सब साथ आए थे, हमारे साथ कोई आया नहीं, बल्कि वो हमारा ही इलाका था, वो एक संपूर्ण भारत के ही जो है इलाके थे, जो कि राजवाड़ों में बटे हुए थे। उसको हमने क्या किया, सबको जिस तरीके से एक परिवार में हेड ऑफ द गार्जियन जो होता है, परिवार के सभी सदस्यों को लेकर चलता है, उनको मिलाकर अपने साथ एक साथ रखता है ताकि वो बिखरे नहीं, तो वैसे ही भारत ने भी किया, अपने यहाँ के सभी राजवाड़ों को जो है भारत के साथ जो है विलीन कराया, ठीक है, यानी भारत के जो है सभी राजवाड़ों को जो है एक साथ लाए और एक जो है अखंड भारत का निर्माण किया गया, ठीक है। तो एक बात और यहाँ पर जानिए कि इंडिया को, जैसे मैंने बताया, क्वासी फेडरल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब आपके मन में भी सवाल हो, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कि आपको क्या होता है, दोनों फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी फीचर्स और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी फीचर्स लाइक करते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी फीचर्स यहाँ पर लाइक करते हैं और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी फीचर्स यहाँ पर लाइक करते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है भाई, जिसमें कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी। तो होता है ना कि कभी कभी अगर जो आपको कुछ विषय जो है, जैसे कंकरेंट लिस्ट आपको आती है, तो कंकरेंट लिस्ट में आप क्या देखते हैं, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो फैसला लेना होता है। लेकिन अगर किसी कंडीशंस में, अगर किसी तरीके के, अगर आपको जो है दोनों में सहमति नहीं बनती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिवेल करता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिवेल करता है, यानी जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया उसी को जो मान्य होगा। तो ऐसा किस में होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी तो होता है कि एक ही जो स्तर की सरकार होगी और उसी के फैसले को सभी मानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है आपको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड्स, यानी केंद्र सरकार जो होती है ना, वो ज्यादा ताकतवर होती है, होना भी चाहिए। इसके लिए संविधान में कई बार जो है बहुत बहस भी हुआ कि भाई अगर केंद्र को जो है इतनी ताकतवर हो जाएगी तो केंद्र अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे वर्कलोड हो जाएंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय जो पार्टीशन जो हुआ था उसको चाहते तो ब्रिटिश रोक सकते थे, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस समय वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उसने इस तरीके की इच्छा प्रकट ही नहीं की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारा पावरफुल रहेगा तो राज्य में कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी रिवॉर्ड अगर होता है, किसी भी तरह की हिंसा होती है, तो वो इसको निपटने में कामयाब होगा, ठीक है। राज्य जब फेल हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर के जरिए क्या कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल होना ज़्यादा जरूरी भी है। तो यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आप क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो
ज़्यादा पावरफुल होता है। अक्सर क्या होता है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। अक्सर क्या होता है कि जो आप देखिए कुछ राज्यों को जो है विशेष अधिकार दिया गया, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिया गया, जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, जो कि अब नहीं है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये सब जो प्रॉब्लम्स जो थे वो शॉर्ट आउट हो गए। तो अब जो है पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, ठीक है, जो कि अब हट चुका है। लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनको कि जो है उनके जो है जीडीपी के तहत उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए उन्हें विशेष जो है आपको राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो कुछ राज्य यहाँ पर देखिए कि आपको बता रहा है क्या कि होल्डिंग टुगेदर में ये अक्सर होता है कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है या अलग किसी प्रकार का उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, यानी अनइक्वल पावर्स होते हैं, ठीक है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर्स दिया जाता है, ठीक है। तो स्पेशल पावर्स वही जैसे मान लीजिए कि आपको जम्मू कश्मीर का था कि वहाँ का अलग संविधान होगा, भारतीय संविधान का कोई भी नियम वहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा जब तक कि वहाँ के विधानसभा से उसको पास नहीं कराया जाए। तो ये सब बीते दिनों की बात हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिया हो गया, स्पेन हो गया और बेल्जियम, ठीक है। इन जगहों पर क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से, यानी इन्होंने क्या किया है, अपने ही इलाकों को जो है छोटे छोटे यूनिट्स में इन्होंने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बांटा है और ये पूरी तरीके से अपनी पूरी सॉवरेनिटी को जो है मेंटेन की। देखिए अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स इन इंडिया फेडरल कंट्री, यानी भारत जैसे एक संघीय देश में, यानी संघीय व्यवस्था वाले देश में किस तरीके से ताकतों का बंटवारा हुआ है, यानी किस तरीके से पावर्स जो है ना वो डिवाइडेड है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, यानी किन किन विषयों पर जो है किसे फैसले लेने का अधिकार है। तो आइए इसे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए भारत 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो ये एक बहुत ही रक्त रंजित विभाजन था और हमारे लिए दुखद था, क्योंकि दोनों तरफ से जो है बहुत सारे लोग मारे गए। अब यहाँ पर एक ऐसा देश जो कि अभी हाल में ही अभी आज़ाद हुआ, यहाँ पर सरकारों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी कि किस तरीके से हम अपने यहाँ के नियम कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझिए कि जरा बेल्जियम और श्रीलंका जैसे देश जहाँ पर कि भारत की आपको एक राज्य उससे भी कम आबादी, बेल्जियम और श्रीलंका जहाँ पर की आबादी बहुत ही कम है, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो हमारे हरियाणा राज्य की तुलना में भी आपकी उनकी आबादी नहीं है, हमारे हरियाणा जो है उससे भी छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो देख रहे हैं कि बेल्जियम हो या श्रीलंका हो, यहाँ पर आपको जो भिन्नताएं जितनी हैं, ठीक है, उससे कई गुना ज़्यादा भिन्नताएं हमारे यहाँ है। भारत जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश और आबादी में दूसरा सबसे बड़ा देश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगा, भारत ने अपने किस तरीके से अपने यहाँ के डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट किया होगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि हमने क्या किया, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को अपनाया, सभी राजवाड़ों को हमने क्या किया, विलय कर अपनी जो है पूरी जो सॉवरेन कंट्री का निर्माण किया। यानी हमने क्या किया, सभी जो है आपको राजवाड़ों को विलय कर और एक अखंड भारत का निर्माण किया। अब क्या था कि अब भाई पावर को ट्रांसफर करना था, यानी कैसे जो है देश को चलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जो है अलग अलग स्तर की सरकारों के पास क्या न्यायिक अधिकार क्षेत्र होंगे, यानी सबके जुरिस्डिक्शन एरिया क्या होंगे, इन सब के ऊपर डिस्कशंस चल रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 3 जो है आपको जो है जो हमारे लेवल्स हैं, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सबको अपना ऑटोनॉमस पावर दे दिया। शुरुआत में हमारे पास सिर्फ 2 ही स्तर की सरकारें हुआ करती थी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हमने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू से क्या किया कि 3rd स्टार जो है टायर ऑफ गवर्नमेंट यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का निर्माण किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे विषय हैं, सूची हैं जिनको जो है जिनके
ऊपर जो है केंद्र फैसला ले सकता है, किनके ऊपर राज्य का अधिकार होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी चीज़ हम लोग समझेंगे ताकि वो कौन से ऐसे विषय हैं जो कि सिर्फ केंद्र के ही अधिकार में आता है, जो कि संविधान जब बनाया गया था उस समय वो विषय संज्ञान में नहीं आए थे। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी सूची जिसमें कि सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही अधिकार होता है नियम बनाने का, लॉ बनाने का। इंक्लूड सब्जेक्ट्स, इसमें कैसे विषय होते हैं, वो विषय होते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़ा होता है, यानी वो विषय जो कि राष्ट्र हित से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये डिफेंस रक्षा क्षेत्र में हो गया, या फिर विदेश नीति हो गया, रेलवे हो गया, करेंसी को लेकर हो गया, इन सभी मामलों को लेकर क्या चाहिए, पूरे देश में यूनिफॉर्म जो है लॉज होने चाहिए, इन सभी जगहों पर बराबर एक समान नियम होने चाहिए। और ये सारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र के हितों से ये जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली ये सब किससे जुड़े हुए हैं, नेशन के इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको क्या किया गया, यूनियन लिस्ट में शामिल किया गया। We need a uniform policy on these matters throughout the country, यानी पूरे देश में हमें क्या चाहिए, एक ही नीति चाहिए इन सभी जो है सूचियों के लिए। यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज ऑन इट, इसमें जो है केंद्र सरकार अब जो है उसको किसी से जो है संपर्क करने की जरूरत नहीं है, यानी राज्यों से इसमें सलाह लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की ये सूची जो है विषय में आती है, यानी यूनियन लिस्ट में ये सब चीज आती है, तो यहाँ पर जो है केंद्र सरकार खुद भी इन सभी मैटर्स को लेकर फैसला ले सकता है, ठीक है। स्टेट लिस्ट यानी जिससे यानी राज्यों की सूची, ठीक है। ये थी आपको जो है यूनियन लिस्ट केंद्र की सूची, अब है स्टेट लिस्ट यानी राज्यों की सूची। अब यहाँ देखिए कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट, राज्यों की सूची में क्या होता है, ऐसे विषय होते हैं जिस पर राज्य सरकार या जो है वो फैसला ले सकती है, यानी राज्य सरकार जो है अपने जो है अधिकार क्षेत्र राज्यों के हैं, जिसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है, वो खुद से फैसला ले सकती है। जैसे आप देखिए हर राज्य के अपने पुलिस होते हैं, बंगाल पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हर राज्य के अपने पुलिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार क्या है, स्वतंत्र है कि वो जो है अपना जो है इन चीजों पर फैसला खुद ले सकती है। व्यापार को लेकर जो फैसला राज्य सरकार खुद ले सकती है। कॉमर्स, वाणिज्य, एग्रीकल्चर और इरिगेशन को लेकर, यानी ये कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य सरकार स्वतंत्र है फैसले लेने के लिए। तो स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट कंटेन दो सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक द डिसीजंस, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद जो है इन सभी विषयों पर फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार का ये कोई अधिकार नहीं है कि उनके इस फैसलों पर हस्तक्षेप करे, ठीक है। अब आता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट यानी जो है समावर्ती सूची इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, हिंदी में। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि इसमें वो विषय आते हैं जो कि क्या है, कॉमन इंटरेस्ट है, यानी दोनों के हितों के लिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के हितों के लिए, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के इंटरेस्ट की इसमें जो है बातें आती हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा, इसके दोनों जो है बैठकर फैसले लेंगे, केंद्र और राज्य मिल बैठकर इस पर फैसला करेंगे। वन को लेकर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है यानी फॉरेस्ट जो है ये भी आपको किसके में आती है, कंकरेंट लिस्ट में। स्टेट और केंद्र सरकार दोनों, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ठीक है, गोद लेना या उत्तराधिकार या शादी संबंधित, जैसे आपको पहले शादी की उम्र जो है वो 25 साल निर्धारित थी, तो 25 साल जगह 21 साल कर दिया गया। तो ये क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इन विषयों पर फैसले लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है कि अगर किसी तरीके का मान लीजिए अगर फैसला, अगर केंद्र ने किसी तरीके का कोई फैसला लिया और राज्य ने भी कोई फैसला लिया और केंद्र और राज्य के फैसलों में आपस में क्या कंट्रोवर्सी है, तो जो फैसला जो आपको केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है वही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। नामी है रेसिड्यूरी, रेसिड्यूरी का मतलब होता है अवशेष, यानी जो बच गए हैं। तो अब इन सभी विषयों के अलावा जो विषय बच गए हैं वो आपको आ गए रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में, यानी ये ऐसे विषय थे जब संविधान हमारा जब बनाया गया था उस समय ये विषय जो है संज्ञान में नहीं थे, उस समय ये सब विषय जो थे वो मौजूद नहीं थे। तो
तो ऐसे विषय जो कि संविधान बनाने के समय में आपको मौजूद नहीं थे, तो उन सभी विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसे दे दिया गया? केंद्र सरकार को दे दिया गया। इसे हम लोग रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। आसानी से याद रख सकते हैं रेसिड्यूरी। रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष, यानी जो बच गया, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट, यानी केंद्र सरकार के लोग इन पर फैसले ले सकते हैं इन विषयों पर। जैसे आपको मान लीजिए साइबर क्राइम, ठीक है, या फिर बैंकिंग में जो है आप जो ऑनलाइन जो बैंकिंग जो होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फ्रॉड होते हैं, ठीक है, या फिर किसी ने किसी के फेसबुक अकाउंट से किसी को दूसरे को मैसेज कर दिया, इस तरीके के जो क्राइम्स जो होते हैं, साइबर क्राइम, ये सब पहले आपको तो संविधान जब बनाया गया था, ठीक है, उस समय आपको कंप्यूटर था, लेकिन वो तकनीक थी नहीं थी। किसी प्रकार का कोई आपको जिस तरीके से ऑनलाइन जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ है, बहुत सारे आपको सोशल मीडिया ऐप्स जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके जरिए आपको जो है क्या होता है, फर्जीवाड़े हो सकते हैं। जैसे आपने देखिए भारत में क्या किया, 59 चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया ना। कारण एक तो बॉर्डर का टेंशन और दूसरा क्या है, जब आपको यहाँ का जानकारी तो वहाँ पहुँचाने में लगे हुए थे, ठीक है। तो कहने मतलब है कि ऐसे विषयों पर फैसला लेने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। इसमें आएंगे ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में। सॉफ्टवेयर को लेकर क्राइम अगर हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है, ठीक है, तो ये सारे जो है आपको किसमें आएंगे? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में। These subjects came up after the constitution was made। ये तो मैंने आपको बता दिया था। ये सभी विषय कब आए थे? जब संविधान बन गया, उसके बाद ये विषय आए थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले क्लासेस में हम लोग जो है इसी चैप्टर्स के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।